नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। गुड मॉर्निंग और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे दमदार 10 के साथ। तो पहले खबर, राजा वड़िंग के भाषण के दौरान जमकर नारेबाजी हुई है। भूपेश बघेल के सामने लगे चन्नी जिंदाबाद के नारे, तो चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में समर्थकों की नारेबाजी होती हुई नजर आई। तो वहीं नारेबाजी करने वालों को नोटिस भी जारी करेंगे, ये बात भूपेश बघेल की तरफ से कही गई है। तो पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर जमकर नारेबाजी हुई और ऐसे में राजा वड़िंग के भाषण के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। भूपेश बघेल के सामने चन्नी जिंदाबाद के नारे लगे गए। तो चरणजीत चन्नी के समर्थन में समर्थकों की तरफ से ये नारेबाजी की गई है और नारेबाजी करने वालों को नोटिस जारी करेंगे, ये बात भूपेश बघेल की तरफ से कही गई। तो देखिए कांग्रेस की प्रॉब्लम है। अच्छा, एक मिनट भाई। ओ यार थोड़ी क्या, चुप। एक मिनट की प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? अच्छा, एक मिनट भाई, एक मिनट। कुछ साथी, अच्छा यार तुसी तो बैठो अपने स्टेज वाले जीरा साहब बिठाओ सारिਆਂ ਨੂੰ। सब तो पहला तो देखिए किस तरीके से जमकर वहां पर नारेबाजी हुई। कोई ऐसी गल नहीं, ये टैंपरेरी फेज हुंदा कई बार। मैं फिर भी वर्करां नूं भी बेनती तो चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में समर्थकों की नारेबाजी होती हुई और ऐसे में नारेबाजी करने वालों को नोटिस जारी करेंगे, भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया है। आपने देखा किस तरीके से वहां पर जमकर नारेबाजी होती हुई नजर आई। इस खबर पर जसबीर सिंह मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जसबीर, ये पूरा मामला क्या था? ऐसा है कि पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी हुई और उसके बाद से चन्नी की नारेबाजी होने लग गई, जिसके बाद भूपेश बघेल भड़क गए। आखिर ये पूरा वाकया क्या था, विस्तार से आपसे जानेंगे। देखिए, आपको बताते चले कि पंजाब में जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनकी आपस में गुटबाजी की वजह से लगभग 3-4 महीने से ये क्लेश चल रहा है कांग्रेस में। पहले भूपेश बघेल पहले भी पंजाब में एक बार आए थे, उन्होंने जितने बड़े लीडर थे उनको इकट्ठा किया, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा। उसके बाद सारे लीडर इकट्ठे होकर दिल्ली गए, राहुल गांधी से मीटिंग करने की कोशिश की और खड़गे ने उनकी सुलह भी करा दी। वहां पे जाके मीडिया को उन्होंने बयान भी दिया, अब हमारे में आपस में कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए जब जैसे ही वो पंजाब में वापस आए तो चन्नी ने आके फिर यहाँ पे आके मना कर दिया कि वो क्योंकि वो कैंपेन के लीडर थे और उन्होंने बोला कि मैंने पंजाब में कैंपेन नहीं करूंगा, क्योंकि राजा वड़िंग की रहनुमाई में पंजाब में कांग्रेस आ नहीं सकती, जिसको लेकर क्लेश ये बहुत बढ़ गया। और अगर हम कल की बात करें तो कल पटियाला में भूपेश बघेल ने द्वारों जितने वॉलंटियर थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश की और यहाँ पे जो चन्नी के समर्थक थे उन्होंने चन्नी के पक्ष में नारे लाने शुरू कर दिए और राजा वड़िंग जिसकी वजह से नाराज हो गए और यही मामला संगरूर में भी देखने को मिला। सो कहीं ना कहीं चन्नी वाला जो खेमा है और राजा वड़िंग के खिलाफ नजर आ रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि राजा वड़िंग को प्रधान की पद से उतारा जाए। ये मामला सारा पंजाब में चल रहा है जी। बिल्कुल जसवीर, और ऐसे में देखिए जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है उसी का यहाँ पर भूपेश बघेल की तरफ से विरोध किया गया। तो जसवीर, अब आगे क्या लगता है किस तरीके से ये मामला आगे और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि भूपेश बघेल तो साफ कह रहे हैं कि अब हम इस पर लेकर नोटिस जारी करेंगे। बिल्कुल, कल उन्होंने कई ऐसे लीडरों को नोटिस भी जारी किया। हालांकि एक बड़ा लीडर था जो मदन लाल जलालपुर घनौर से एमएलए 2 बार जीता हुआ था, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया राजा वड़िंग की तरफ से। सो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाईकमान सख्ती बरती नजर आ रही है और सख्ती की वजह से जितने लोगों ने चन्नी के पक्ष में नारे लगाए थे उनको नोटिस जारी कर दिया और जो 2 खेमे आपस में बटे हुए वो राजा वड़िंग की कोशिश कर रहे हैं, राजा वड़िंग को वो पंजाब की प्रधानगी से उतारे और हाईकमान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि सभी लीडरों को इकट्ठा किया जाए। पर 3-4 महीने की कोशिश करने के बाद भी अभी भी पंजाब में
ये माहौल या कांग्रेस का आपसी में गुटबाजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जसवीर, और देखिए कांग्रेस में ये पहली बार नहीं है, पहले भी गुटबाजी की खबरें आई हुई हैं और यही वजह है कि बार बार कांग्रेस को इस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कांग्रेस में फूट हो जाती है। आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए जसवीर, हम आपसे तमाम जानकारियां लेते रहेंगे। तो देखिए मदन लाल जलालपुर से मिले चरणजीत सिंह चन्नी ने मदन लाल के निष्कासन पर सवाल उठा दिए हैं। पुराने कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई गलत, ये बात चन्नी की तरफ से कही गई। मैं भूपेश बघेल और हाईकमान से बात करूंगा, ये बात भी चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से कही गई है। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस में ही अंदर फूट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गुटबाजी होती हुई, और जब गुटबाजी कांग्रेस में हुई है तब हमने देखा है किस तरीके से बड़े नेता जो हैं दूसरे नेताओं से अलग होते हुए नजर आए हैं, और ऐसा होने के बाद कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं जोखिम उठाना पड़ा। आप किसी भी राज्य का मामला उठाकर देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप जो है राजस्थान की बात कर लीजिए, या फिर आप अन्य राज्यों की भी बात करेंगे, तो वहां पर भी कांग्रेस को इस तरीके से कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कोई ऐसी गल नहीं, ये टैंपरेरी फेज हुंदा कई बार। मैं फिर भी वर्करां ਨੂੰ भी बेनती करांगा, लीडरां ਨੂੰ भी बेनती करांगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਲਾਰਨ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਕਰਨ। जसवीर मेरे साथ बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जसवीर, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है, कांग्रेस के साथ अक्सर ऐसा होता है कि गुटबाजी हो जाती है, बड़े नेता अपना गुट बना लेते हैं और उसके बाद दरारें आती हैं पार्टी के अंदर और फिर पार्टी में टूट हो जाती है। पंजाब में आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं, सभी पार्टियां जहां एक तरफ अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं कि चुनाव में कैसे जीत हासिल करनी है, तो वहीं कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू हो गया है। इसको किस तरीके से कांग्रेस संगठन सुलझाता हुआ नजर आएगा? देखिए, आपको एक पुरानी बात बताता हूँ। पिछली बार जो हरियाणा में इलेक्शन हो रही थी, हरियाणा में लोगों का ये कहना था कि इस बार सरकार कांग्रेस की आएगी, पर कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे उनकी आपसी गुटबाजी की वजह से, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, हुड्डा हो या सुरजेवाला हो, जैसे ही इलेक्शन आए तो सब अपने आप को सीएम चेहरा घोषित करने के में लगे और उन्होंने आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। वही हालात पंजाब में है। पंजाब के जो बड़े लीडर है वो अपने आप को सीएम का चेहरा बताते हैं और लगभग 6 ऐसे चेहरे हैं जो ये कहते हैं कि मैं सीएम बनूंगा। सो आपस में कलेश की वजह से कांग्रेस हर बार पिछड़ती नजर आ रही है। ये माहौल पंजाब हरियाणा की बात नहीं है, लगभग जितनी भी स्टेट है सभी में यही होता है, क्योंकि हाईकमान की ये कमजोरी मानी जा सकती है कि, या जैसे कि कांग्रेस के ऊपर दोष लगते हैं वो जानबूझ के 4-4, 5-5 नेता खड़े करते हैं। उसके बाद जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू की घरवाली ने दोष लगाया था कि जो ज्यादा पैसे देगा या 500 करोड़ रुपए का जो बैग लेके जाएगा उसी को ये सीएम का चेहरा लानते हैं या प्रधान बनाते हैं। सो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर, हाईकमान के ऊपर भी दोष लगते हैं कि वो जानबूझकर ये जो बड़े लीडर हैं उनको खड़ा करते हैं। सो कांग्रेस की सभी जगह, पंजाब में नहीं सभी स्टेटों में यही प्रॉब्लम नजर आती है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से ये समस्या जो है कांग्रेस के लिए बहुत पुरानी है, और सवाल जसवीर अब यही है कि क्या कांग्रेस को ये समस्याएं दिखाई नहीं देती। वहीं आप अन्य पार्टियों की बात कर लीजिए, अगर हम बीजेपी की ही बात करें तो कभी हमने इस तरीके की स्थिति नहीं देखी है भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी ने भी कई बार बड़े बड़े चेहरों को मुख्यमंत्री पद से हटाया, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करिए, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लीजिए, राजस्थान में भी आप बात कर लीजिए, वहां पर भी हमने देखा वसुंधरा राजे को हटाया गया, लेकिन इस तरीके से कभी कहीं सिचुएशन नहीं क्रिएट होती। तो अब जब चुनाव है तो उस लिहाज से कांग्रेस के आगे ये चुनौती बहुत बड़ी होती हुई, और इसका सॉल्यूशन अब क्या कांग्रेस के लिए? अगर हम बात करें जो बड़े ज्ञानी हैं, जो पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, तो उनका ये कहना है कि लगता है पंजाब में इलेक्शन से पहले कांग्रेस को ही अपने अंदर में एक इलेक्शन करानी पड़ेगी कि प्रधान किसको बनाया जाए या किसको सीएम का चेहरा बनाया जाए। ये आजकल लोग कयास भी लगा रहे हैं और ये उनके ऊपर तंज भी कसा जा रहा है कि कांग्रेस को पंजाब में इलेक्शन से पहले अपने में ही इलेक्शन करानी जरूरी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये हाईकमान की कमजोरी नजर आ रही है। बिल्कुल, और देखिए हर बार संगठन पे सवाल इसीलिए खड़े होते हैं क्योंकि संगठन में ही मजबूती नहीं है। आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए जसवीर।
तो देखिए, पंजाब कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई है। पंजाब कांग्रेस की संगरूर बैठक में जमकर हंगामा हुआ। चन्नी और वडिंग गुट के समर्थक आमने सामने आ गए तो कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। तो जहां देखिए सभी पार्टियां जो है पंजाब में चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस अपने ही कलह को दूर करने में जुटी हुई है। आपसी कलह होता हुआ, आपसी मतभेद होता हुआ पार्टी के तमाम नेता जो हैं आपस में भिड़ते हुए, और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस में इस तरीके से हो रहा। अन्य राज्यों का भी जिक्र किया, मेरे सहयोगी भी बता रहे थे किस तरीके से हरियाणा में भी जब चुनाव थे तो ऐसी स्थिति बनी थी। मध्य प्रदेश में भी कई बार ऐसी स्थिति बन चुकी है, और साथ ही अगर राजस्थान की बात करें तो वहां भी इस तरीके से हुआ। छत्तीसगढ़ में भी हो चुका है। भूपेश बघेल तो खुद वहां पर मौजूद थे इस बैठक के दौरान, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान भी ऐसा हो चुका, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने अंतर्कलह को दूर करने में सफल नहीं हो पा रही है। हम आइडेंटिफाई करेंगे और सुनो भाई, उसकी प्रक्रिया है, हम आइडेंटिफाई करेंगे, नोटिस देंगे। यदि सही जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर कुछ लोग, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ टिप्पणी करना चाहना है। एक सेकंड सुनो अरे भाई सुनो, पहली गल तो कांग्रेस के बंदे जे कोई होया आइडेंटिफाई कर लिया जाऊगा, भूपेश बघेल जी का जो हुक्म है। दूसरी गल जेड़े तुसी ना लेने हो, मैनू नहीं पता वो केड़े कोई जिला परिषद मैंबर है जिन्हों ने ये काम किया, उन्होंने खिलाफ तुरंत अगर कोई सीगा कांग्रेसी और एक या दो, तुरंत उन्होंने पार्टी के विचों कढ़िया जाएगा। बात और कहना चाहूंगा, कढ़िया जाएगा। जब वंदे मातरम, सुनो तो भाई, जब वंदे मातरम पुराना बंदा नहीं कर रहा, तब भी वो लोग नारे लगा रहे हैं। एक मिनट सुनो, ये बहुत गंभीर मामला है। जब हम राष्ट्रगीत गा रहे थे तो नारे लगा रहे थे, ये बहुत गंभीर मामला है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। नारेबाजी लगा रहे थे उस टाइम, उसको पार्टी से निकाला जाएगा। देखो मैंने कहा, आप बोले वो गंभीर मामला है, उसको निकालोगे आप? तो भाई मैंने कहा हम आइडेंटिफाई करेंगे, नोटिस देंगे, हमारी प्रक्रिया है, उसका उत्तर लेंगे और उसके बाद कार्रवाई। तो देखिए किस तरीके से भूपेश बघेल जो हैं वो कहते हुए नजर आए हैं कि इस पूरे मामले पर नोटिस देंगे और उसके बाद देखना होगा क्या कुछ होगा। जसवीर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जसवीर, अब देखिए नोटिस देने की मांग हो रही है, क्या कुछ वो फॉर्मल प्रक्रिया होगी अगर नोटिस दे दिया जाएगा? देखिए कल दो ऐसे समागम थे, एक पटियाला और एक संगरूर, दोनों में भूपेश बघेल की मौजूदगी में जो कांग्रेस के वर्कर थे उन्होंने विरोध किया और चन्नी के नारे लगाने शुरू कर दिया। और जिसको लेते हुए भूपेश बघेल और राजा वडिंग ने ये बोला है कि जिन्होंने भी बगावत की है या जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश किया उनको नोटिस जारी किया जाएगा। और कल एक जो बड़ा नेता है मदन लाल जलालपुर, जो गन्नौर से 2 बार MLA रह चुके हैं, उनको कल सस्पेंड कर दिया गया है। ये कवायद उन्होंने शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं जितने भी बाकी नेता है उनको नोटिस देने की कल से शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और इस नोटिस के बाद क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा जसवीर। लेकिन जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे थे, अब देखिए मैंने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया जिसमें हमने देखा कि कमलनाथ जो हैं वो कितने मजबूत नेता कांग्रेस के, और वहां पर भी गुटबाजी ऐसे होती हुई नजर आई थी। तो आखिर कांग्रेस का जो संगठन है वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि ये पहला मामला नहीं, कई बार ऐसे सवाल खड़े हो गए और बार बार जब भी कहीं पर भी चुनाव होते हैं या चुनाव से पहले कोई भी अगर कांग्रेस की किसी कमी का जिक्र होता है तो वो ये होता है कि कांग्रेस के संगठन में कमी है। संगठन के साथ साथ जो शीर्ष नेता है उनमें कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है। तो आखिर कब ये बात कांग्रेस को समझ में आएगी और इसके बाद से क्या कुछ आगे फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाए, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं? जी, अगर हम बात करें जो हाई कमान है, तो हाई कमान का ये कहना है कि ऐसा पंजाब में कुछ नहीं, पर जो बड़े लोग हैं उनका ये कहना है कि कांग्रेस का अक्सर जितनी भी स्टेट हो सभी में यही हाल है। हालांकि उन पे दोष लगते हैं कि वे जानबूझ के वो पैरेलल नेता खड़े करते हैं और जो सबसे ज्यादा पैसा देगा या सबसे पैसा ज्यादा उनको ऑफर करेगा उसी को CM चेहरा घोषित किया जाता है। ये दोष लगते हैं हर बार कांग्रेस के हाईकमान के ऊपर, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की घरवाली ने सरेआम खुलेआम
उन्होंने बोला था जो 500 करोड़ रुपए की ऑफर करता है जी। उसी को सीएम का चेहरा बनाया जाता है, इसीलिए शायद हाईकमान 4-4, 5-5 नेता खड़े कर देते हैं हर स्टेट में, जिसकी वजह से कांग्रेस का जो क्लेश है वो बढ़ता नजर आ रहा है। पर अगर बात करें हाईकमान की, तो हाईकमान का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस में हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। 2-3 बार उन्होंने कोशिश भी किया पिछले 3 महीने में पूरे पंजाब में, जो लगभग 92 ऐसे बड़े नेता है, जो एक गुट बन चुका है और दूसरा गुट है राजा वड़िंग का, जो जिसको प्रधान बनाया गया है पंजाब का। सो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आपस में ही टकराव शुरू हो गया है, और जो बड़े नेता है उनका ये कहना है कि जब तक चन्नी को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा, पंजाब में कांग्रेस का कोई भी आधार नहीं बन सकता। ये कहना है जो बड़े टकसाली नेता है, जो बड़े नेता है। बिल्कुल, और यही तस्वीर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा करता हुआ नजर आएगा। और देखिए कांग्रेस की ये जो रणनीति है कि पैरेलल बड़े नेताओं को खड़ा करना, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अब काम नहीं आने वाली, क्योंकि कांग्रेस को ये समझना होगा कि इससे उन्हीं का वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आता है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर। तो देखिए दिल्ली में 138 जजों के ट्रांसफर हुए हैं। नेट पेपर लीक केस के जजों का ट्रांसफर हुआ, तो अब सीबीआई जज अजय गुप्ता पेपर लीक की सुनवाई करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए निचली अदालतों में तैनात कुल 138 जजों का तबादला कर दिया। हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार नेट यूजी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष अदालत के जजों को एनआईए स्पेशल कोर्ट में भेज दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने नेट पेपर लीक से जुड़े मुकदमों की सुनवाई के लिए बने स्पेशल कोर्ट की जिम्मेदारी अब विशेष सीबीआई जज अजय गुप्ता को सौंपी है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार अजय गुप्ता को नेट पेपर लीक मामले की समर्पित अदालत की जिम्मेदारी दी गई और सभी संबंधित जजों को जल्द से जल्द अपने नए पदों का निर्वहन करने के आदेश भी दिए गए। तो बताया जा रहा कि इसमें सबसे बड़े तबादले का उद्देश्य स्पेशल कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई के कार्यों में तेजी लाना है, साथ ही न्यायिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके बेहतर न्यायिक व्यवस्था बनाना है। और इस बड़े फेरबदल के साथ ही राउस एवेन्यू कोर्ट में 13 नए जज नियुक्त किए गए हैं। तो भ्रष्टाचार निरोध और साथ ही संवेदनशील मामलों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने राउस एवेन्यू में स्पेशल कोर्ट में 13 नए जजों की बहाली की है। अन्य गंभीर मामलों की सुनवाई के लिए ये सभी जज यूएपीए, एनआईए, एनडीपीएस और मकोका जैसे मामलों की सुनवाई करते हुए नजर आएंगे। तो दूसरे जिला अदालतों के विशेष एनआईए कोर्ट से 6 जजों का तबादला, जिसमें राउस एवेन्यू स्थित नए स्पेशल एक्सक्लूसिव एनआईए कोर्ट में किया गया है। इन 6 जजों के नाम है अनु ग्रोवर, बालिका, विकास ढुल, प्रशांत शर्मा, अमित बंसल, किरण बंसल और पुलस्त्य प्रमाचर। तो सभी जज 4 अगस्त से कार्य शुरू करेंगे। मकुका और एनडीपीएस कोर्ट को अब कई जिलों से शिफ्ट कर राउस एवेन्यू में स्थापित भी कर दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से नेट पेपर लीक मामले में जजों के ट्रांसफर होते हुए और ये तमाम खबरें कि अब सीबीआई जज अजय गुप्ता पेपर लीक की सुनवाई करते हुए नजर आएंगे। तो नेट पेपर लीक केस में जजों के भी ट्रांसफर होते हुए नजर आएंगे। 138 जजों के ट्रांसफर, जिसको लेकर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली में 138 जजों के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन और इसके बाद से सुनवाई में और भी ज्यादा तेजी की उम्मीद की जा रही है और जजों को बदलने की तरफ कई ऐसी बातें होंगी जिससे कहीं ना कहीं एक नए तरीके से सुनवाई हो, नई तरीके से कार्रवाई हो। और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे सुनवाई में बदलाव नजर आते हैं, क्योंकि 138 जजों के ट्रांसफर कर दिए गए। तो नेट पेपर लीक मामले के जज का भी ट्रांसफर हो चुका है और आगे देखना होगा क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई सामने आएगी। पश्चिम बंगाल एसटीएफ का संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल पर खुलासा हुआ है। पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध आतंकी के तार तो पाकिस्तान हैंडलर्स ने संदिग्ध आतंकवादी को निर्देश दिए। संदिग्ध आतंकी को जंतर मंतर जाने का निर्देश मिला था। बंगाल नेताओं की जानकारी जुटाने का भी निर्देश मिला था। तो प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगाड़ने का निर्देश भी दिया गया। तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने भी निर्देश मिला और ऐसे में पश्चिम बंगाल एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा का ये दावा है। तो देखिए किस तरीके से बंगाल नेताओं की जानकारी जुटाने के तमाम निर्देश दिए गए। प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगाड़ने का भी नोटिस मिला है और इसी को लेकर अब बंगाल पुलिस छानबीन करती हुई नजर आएगी। तो साथ ही पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने का भी निर्देश मिला। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश
जो है वो रची जा रही थी। और ऐसे में बंगाल के जो नेता हैं उनके ऊपर भी नजरें हैं, जो टीएमसी के नेता हैं उनके ऊपर खास तौर से नजरें हैं, क्योंकि कई बार जितनी बार भी इस तरीके से मामले सामने आए हैं उसमें टीएमसी का कहीं ना कहीं हाथ रहा। हमने देखा जब बंगाल में भी चुनाव हुए तो जिस तरीके से वहां पर कुछ गुंडागर्दी हुई उसमें टीएमसी का पूरा हाथ था। और इसीलिए अब जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुए हैं उसको लेकर एसटीएफ का बड़ा आतंकी खुलासा कि एक हैंडलर को ऐसे तमाम निर्देश मिले कि वो प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगाड़े और साथ ही पुलिस की वर्दी का जो है इंतजाम करे। और ऐसे में कई अन्य खुलासे होते हुए तो देखना होगा कि पाक हैंडलर से जो तार जुड़े हुए ऐसी जानकारी मिल रही है। अब जब इसमें आगे जांच होती है तो अन्य क्या क्या खुलासे होते हैं, अन्य क्या क्या दावे होते हुए नजर आते हैं। तो देखिए किस तरीके से बंगाल नेताओं की जानकारी जुटाने का निर्देश मिला था, प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगाड़ने का भी निर्देश मिला और इसी को लेकर यह बड़ी कार्रवाई होती हुई और आगे की जांच जारी है। और वहीं देखिए हमीरपुर में 40 लाख के बीमे के लिए पत्नी की हत्या कर दी गई है। तो पति ने दोस्तों के संग खौफनाक साजिश रची, कार से कुचलकर हत्या का आरोप है। हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया। यहाँ पर ललपुरा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे मिले महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में खुलासा हुआ कि ये कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान कानपुर नगर निवासी रीता के रूप में हुई है और हत्या का आरोप उसके पति अमर सिंह पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमर सिंह ने पत्नी का करीब 2 महीने पहले 40 लाख रुपए का बीमा करवाया था और बीमा राशि हासिल करने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। हमीरपुर जनपद के ललपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चौंकाने वाला मामला सामने आता है। आपको बता दें बीती 29 जुलाई को वहां पे एक महिला की हत्या की जाती है, जिसको पुलिस शव को लेकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद में कई टीमें गठित करके उस खुलासे के लिए लग जाती हैं। उसका खुलासा किया जाता है जिसमें बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आता है। 44 लाख की रकम बीमे की पाने के लिए पति ने ही अपनी पत्नी की दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। हमीरपुर से सीलू निषाद, न्यूज इंडिया। और वहीं देखिए एटा में कांवड़ियों का ट्रैक्टर हादसे का शिकार होता हुआ मामला सामने आया। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। 7 कांवड़िए घायल हो गए हैं, एक की हालत गंभीर है। सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। तो उत्तर प्रदेश के एटा का मामला, जहां पर एटा से कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा सड़क का हादसा सामने आया है। कोतवाली दिघा क्षेत्र में एक हाईवे पर सोरो गंगा जल लेने जा रहे कांवड़ियों से भरे ट्रैक्टर को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के समय ट्रैक्टर में करीब 15 से 20 कांवड़िए सवार थे, जो मैनपुरी जिले के कुरावली थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव से सोरो के लिए निकल रहे थे। तो वहीं दुर्घटना में 7 कांवड़िए घायल हो गए। घायलों में रागिनी, निशा, गीतम, सत्यपाल, रघुवीर, संध्या और मुस्कान शामिल है। तो सभी को स्थानीय लोगों और 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल सत्यपाल की हालत नाजुक होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज भी रेफर किया गया। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी और ट्रक चालक की तलाश भी की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी है, ऐसी जानकारी सामने आते हुए। मतलब हम जा रहे थे, सो रहा हूँ कांवर बनने, मतलब पीछे से ट्रैक्टर में टक्कर मारी थी कैंटर में। 7 लोग घायल हैं, हम उसमें थे 15-20 लोग। हम कुरावली से सो रहा हूँ कांवर बनने, चल रहा था, एम्बुलेंस पुलिस नहीं पहुंची। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।